टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर विषय गणित के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है व्रत। इसके बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ा वीडियो थोड़ी लंबी है ना, तो इसलिए आप लोग कंसंट्रेटली इसको हो सके तो थोड़ा पॉज कर करके आराम से अपना एक दो बार में इसको समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक थे और अलग अलग वीडियो बनाने से बेटर था कि एक ही में इंक्लूड हो जाए, इसलिए सारे इसी में शामिल कर दिया है, तो वीडियो का साइज़ थोड़ा लंबा हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्रत में जो जो चीज़ें हम इसमें जानेंगे होगा व्रत की परिधि, व्यास, क्षेत्रफल, त्रिज्या वगैरह, इससे संबंधित जो भी त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, इसकी तमाम जो भी प्रमेय वगैरह होंगी उनके बारे में संबंधित कंसेप्ट जो भी होंगे वो सभी इस टॉपिक के अंदर मैंने इंक्लूड करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं इसके बारे में, कुछ छोटे छोटे बिंदु हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। पहले सबसे पहले व्रत क्या है। तो व्रत एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु अर्थात केंद्र से अचर दूरी अर्थात त्रिज्या पर होते हैं या किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ व्रत कहलाता है। यह निश्चित बिंदु व्रत का केंद्र कहलाता है। इस चित्र की सहायता से आप इसे समझ सकते हैं आसानी से। इस चित्र में ये जो बिंदु आपको बीच में दिखाई दे रहा है ब्लैक डॉट, ये क्या है, इस व्रत का केंद्र है। ठीक है, और ये निश्चित पथ की अगर बात करें तो ये जो बाहर सर्किल हो रहा है, आउटसाइड जो लाइन है, इसको आप बोलेंगे व्रत की परिधि। ठीक है, सभी बिंदुओं पर विस्तार से हम जो है बारी बारी से बात करते चलेंगे। सबसे पहले आता है व्रत की परिधि। व्रत के चारों तरफ बने घेरे को परिधि कहते हैं या व्रत के परिमाप को ही परिधि कहा जाता है। तो ये जो आउटर लाइन है इसकी, ये क्या कहलाएगी, इसकी परिधि कहलाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्रत की त्रिज्या की। तो व्रत के केंद्र से परिधि तक की दूरी किसी भी दिशा में है ना, परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, व्रत की त्रिज्या कहलाती है। जैसे ये केंद्र है इसका यहाँ से और परिधि तक की दूरी आपने नाप ली तो ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, जीवा की बात करते हैं तो व्रत की परिधि पर, व्रत की जीवा, एक सेकेंड, जीवा की अगर बात करते हैं तो जैसे कोई व्रत है उसकी परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं पर कोई रेखाखंड जो स्पर्श करेगा वो क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगी। और यदि ये जीवा केंद्र से होकर जाएगी तो ये व्यास कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है फिर, व्यास। तो व्यास क्या होता है, इसकी एक खासियत है व्यास की कि व्यास में क्या होगा, एक क्वालिटी आएगी कि ये जीवा से त्रिज्या से कैसा होता है, दोगुना होता है। तो अगर व्यास को हम डी से रिप्रेजेंट करें तो डी इजकल टू कितना हो गया, 2r, त्रिज्या का दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं चाप की। तो व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को व्रत का चाप कहते हैं। ठीक है, तो परिधि पर स्थित होगा ये बिंदु, जैसे मान लो ये व्रत है और आपने परिधि पर इतनी दूरी तय की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। ठीक है, त्रिज्यखंड क्या है, त्रिज्यखंड एक ऐसा क्षेत्र होता है जो किन्हीं दो त्रिज्यखंडों एवं एक चाप के अंदर होता है। दो त्रिज्याओं के बीच का जो है क्षेत्रफल और एक चाप से घिरे हुए बिंदु को क्या बोलेंगे आप, जैसे ये दो त्रिज्याएं हो गई व्रत की, इनके बीच की जगह चाप ये हो गया। ठीक है, ये जगह जो हो जाएगी ये त्रिज्यखंड कहलाएगी। अच्छा, एक वृत्त में दो त्रिज्यखंड होंगे, जैसे अगर हमने ये हिस्सा कर दिया तो एक तो ये इधर साइड भी बन गया, इधर साइड भी, तो इसमें क्या हो गया, मेजर और माइनर वाला कंसेप्ट आ गया है ना, दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड। नेक्स्ट बात करते हैं वृत्तखंड की। ये जीवा द्वारा विभाजित होते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर एक चित्र की सहायता से समझा था, इसका ये वाला भाग जो है ये दो टुकड़े हो गए, ये वृत्त के खंड है ना, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, वृत्तखंड। छोटा वाला भाग लघु वृत्तखंड, बड़ा भाग दीर्घ वृत्तखंड। स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वृत्त की बाह्य सतह को किसी बिंदु पर टच करके जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लो ये टच करके जाएगी तो ये क्या हो गई, वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई। छेदक रेखा क्या होती है,
जो वृत्त को छेद कर बाहर निकल रही है ना, पार करके, तो ये छेदक रेखा कहलाती है। वृत्त के संबंधित सूत्र क्या है? तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। आर क्या है यहाँ पर? त्रिज्या है ना, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और पाई का मान कितना होता है? 22/7। आप सभी लोग जानते हैं नॉर्मली, ठीक है। अर्धवृत्त के सूत्र की अगर हम बात करें, वृत्त अगर आधा हो जाए तो आधे वृत्त को पहले ज़रा समझ लेते हैं। तो ये हमारा वृत्त हो गया आधा, ठीक है। अब बात आती है इसकी परिधि की, जो परिमाप कंसेप्ट नाम दिया है ना। तो देखो ये तो हो गई आधा वृत्त, तो इसलिए 2πr से पूरी वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो इसलिए इसमें से बन गई πr। और ये क्या है? रेडियस का दुगना यानी डायमीटर है, तो प्लस 2r। तो यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, इसको सही करें यहाँ। तो πr + 2r, ठीक है। 2πr नहीं हुआ, 2πr तो पूरे वृत्त का होता है। अब आधा वृत्त रह गया ना। क्षेत्रफल की बात करें तो πr² पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, उसमें सीधे सीधे 2 का भाग कर दीजिए, क्योंकि क्षेत्रफल सीधा सीधा जगह आधी हो गई है ना, इक्वल पार्ट से डिवाइड कर दिए। वृत्त के त्रिज्यखंड के सूत्र की अगर बात करें तो इसमें θ/360 वाले फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी सेम कंसेप्ट जो है आपके वृत्त वाले रहते हैं, ठीक है। वही है, ये θ/360 से गुणा कर दो, बाकी वही है। चाप की लंबाई पता करनी है तो 2πr से कर दिया, लघु त्रिज्यखंड का है तो πr², और पूरे वृत्त में से लघु त्रिज्यखंड घटा देंगे तो दीर्घ बचेगा, ठीक है। ऐसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे चूँकि देखो वृत्तखंड का एक छोटा सा वापस भाई, हाँ हम बात कर रहे हैं वृत्तखंड के क्षेत्रफल की। तो जैसे मान लो ये हमारा वृत्तखंड हो गया, ठीक है। अब इस वृत्तखंड को हमें समझना है। ये हो गया हमारा केंद्र वृत्त का। यहाँ से हमने 2 रेखाएं बनाई, दोनों पॉइंट हो गई जीवा के, है ना, किनारों तक, पॉइंट तक। इससे क्या हुआ? ये जो आकृति आपको दिख रही है अभी, ये कैसी बन गई? ये वाला हिस्सा बन गया त्रिभुज जैसा। कैसा बन गया? त्रिभुज जैसा, ठीक है। अच्छा, अगर आप इस पूरे क्षेत्र को देखें, पूरे को मतलब मेरा ये यहाँ तक है, ये पूरे क्षेत्र से, तो ये चित्र जो है फिर ऐसा ही तो दिखाई देगा। तो ये क्या बन गया? ये बन गया त्रिज्यखंड। अच्छा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल दें त्रिभुज का, तो बाकी जो बचा हुआ क्षेत्रफल फिर वो दिखाई देगा, वो कैसा होगा? ये जगह यानी वृत्तखंड का, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए आप देख रहे हो कि ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाया तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आया, ठीक। ऐसे ही इसमें सेकंड वाले कंसेप्ट में ये दीर्घ वृत्तखंड का है। अब बात करते हैं वृत्त संबंधी विभिन्न प्रमेयों की। तो पहला पॉइंट है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ठीक है। तो ये चित्र की सहायता से इसमें समझते हैं। तो अर्धवृत्त की बात आती है, पहले ये सर्किल, अर्धवृत्त मतलब केंद्र से होके जा रहा हो, जीवा या व्यास कह लो। इसके दोनों शीर्ष को आप किसी भी जगह है ना, चाहे नीचे की ओर चाहे ऊपर की ओर मिला लें। जहाँ पर ये कोण निर्मित होगा वो कोण कितने डिग्री का बैठेगा? 90 डिग्री का। ये इसमें प्रमेय से समझाया गया। अच्छा, ये क्या होता है? विभिन्न प्रश्नों में आपके काम आएगा। अब जैसे मान लो ये 90 डिग्री बता दिया गया, इसके साथ में कहीं कोई नीड पड़ती है तो आप वो आसानी से फिर सॉल्व कर सकते हो इसकी सहायता से। नेक्स्ट, वृत्त के 2 बराबर वृत्त के 2 बराबर चाप, एक सेकंड, वृत्त के 2 बराबर चाप केंद्र पर बराबर कोण बनाते हैं। यानी बराबर जो त्रिज्याएं होती हैं वो बराबर कोण अंतरित करती हैं, ऐसे समझ लें, या बराबर चाप बराबर कोण अंतरित करते हैं। और दूसरा, अगर हम इसको ऐसे समझें, इसका रिवर्स थ्योरम ये हो सकता है कि अगर 2 केंद्र पर बराबर कोण बने हुए हैं तो उनके चाप भी आपस में समान होंगे। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स पॉइंट लिखे हुए हैं ना,
एक के देने पर दूसरा अपने आप सत्य हो जाएगा। जैसे अगर आपसे मैं ये कहता हूँ कि ये चाप समान है तो आपके कोण समान है। अगर मैं ये कहता हूँ पहले कि कोण समान है तो आपको सर्वविदित चाप भी समान हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांट देता। ये जीवा है, केंद्र से जीवा पे लंब डाला तो जैसे मान लो ये 10 की हुई तो 5-5 सेंटीमीटर में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर केवल एक और एक वृत्त खींचा जा सकता है। स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार वेरी शॉर्ट जो होते हैं या फिर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये 3 असंरेख बिंदु मान लो आपने कोई भी बना लिए, ठीक है। इनको जब आप आपस में जैसे मिला लिया, एक ट्रायंगल बना, इसका एक बिंदु पता किया आपने, और फिर इससे आप जब एक वृत्त की रचना करेंगे तो वो क्या होगा, केवल एक वृत्त बनाया जा सकता है, इससे ज़्यादा वृत्त संभव नहीं है जिस पर ये तीनों बिंदु एक साथ वृत्त की परिधि पर शामिल हो सके। बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। तो पहली चीज़ है बराबर जीवाएं, इसके लिए आप इसका रिवर्स भी बना सकते हैं इसका। तो रिवर्स में जैसे मान लो अगर मैं ये कहूँ कि बराबर दूरी पर स्थित जीवाएं आपस में समान होती है, उल्टा भी बोल सकते हैं, तो ये रिवर्स थ्योरम भी है इसकी। इसके लिए क्या है, जैसे आपने मान लो ये 2 जीवाएं हैं CD और AB, ये दोनों जीवाएं बराबर हैं, ठीक है, एक समान लंबाई है, इसकी भी 10 सेंटीमीटर मान लो, इसकी भी 10 ही मान लो। तो इनकी जो केंद्र से दूरी ये वाली है, मैं अगर इधर कहता हूँ कि ये 3 सेंटीमीटर है तो आपको इधर भी 3 ही ध्यान रखनी है, उसमें कहीं प्रश्न में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका सर्वविदित इस थ्योरम के बेस पर आप ऐसे समझ सकते हैं इसे। नेक्स्ट, इसका जो रिवर्स है फिर उसमें उल्टा कह लो, मान लो कि पहले से हमें ये पता है कि ये 5 है और ये भी 5 है, और मैं ये कहता हूँ कि ये 7 सेंटीमीटर की जीवा है इसकी कॉर्ड, तो आपने ये ध्यान रखना है कि CD कॉर्ड भी फिर 7 सेंटीमीटर की ही होगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ये थ्योरम हर सेमेस्टर में लगभग जब भी वृत्त का टॉपिक पढ़ाते हैं तो ये मैं आपको हमेशा बताई होगी, और इम्पोर्टेंट थ्योरम भी है, काम भी आती है, बहुत से क्वेश्चंस भी इस पर आते रहते हैं ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये विपरीत कोण है ना, एक के पीछे एक बने हुए हैं, एक सामने नहीं होगा एक दूसरे के ना, क्योंकि वहाँ फिर चक्रीय चतुर्भुज वाली स्थितियाँ बनेंगी, तो वो अलग थ्योरम है, वो आगे आएगी, अभी बताएंगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले इसको समझिएगा। तो मान लो कोई एक वृत्त है आपके पास, ठीक है, उस वृत्त में ऐसी स्थिति बनी कि केंद्र पर भी कोण बना हुआ है, और उन्हीं बिंदुओं का, जैसे ये बिंदु है ना B और C, इन्हीं बिंदुओं का प्रयोग करते हुए वृत्त के शीर्ष पर भी कोण बना हुआ है। थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए, है ना, ये कोण बन गया, एक ये बन गया, तो इन दोनों में जो आपसी संबंध होगा उसकी बात है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो शीर्ष पर कोण बना होगा उससे दुगना बनेगा केंद्र पर, ये ध्यान रखना है आपने। केंद्र पर बना कोण दुगना होता है, किससे, बाहर वाले से। जैसे बाहर बना 40 तो केंद्र पर कितना बनेगा, 80, ठीक है, ऐसे मतलब है, अंदर की ओर बड़ा होता है। नेक्स्ट, एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोण आपस में समान होते हैं। तो चाहे दीर्घ वृत्तखंड में बन रहे हो चाहे लघु में बन रहे हो, जितने भी कोण बनेंगे वो आपस में सारे इक्वल बैठेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो ये हमने चित्र बनाया एक वृत्तखंड में, एक सेकेंड वापस चलते हैं, हाँ ये आ गया। तो हमने ये चित्र बनाया और एक ही वृत्तखंड में, जैसे इसमें 2 वृत्तखंड हो गए, ये हो गया दीर्घ, ये हो गया लघु। हम लोग दीर्घ की बात कर रहे हैं, तो दीर्घ में मैंने जैसे एक ये बनाया, ठीक है, एक कोण, दूसरा एक कोण ये बनाया, ठीक है, फिर ये बनाया। तो ये जो कोण हैं सारे ये आपस में कैसे होंगे, सब समान होंगे। अगर मैं आपको 160 बताता हूँ तो सारे 60 बैठेंगे, ठीक है। तो इस थ्योरम के आधार पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चक्रीय चतुर्भुज। यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष से होकर कोई वृत्त खींचा जाए तो इसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझाया, एक बार फिर से बताता हूँ
कि कोई चतुर्भुज ऐसा हो जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। चक्रीय चतुर्भुज की एक खासियत होगी उसके सम्मुख कोणों का योग 180 बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट यही स्टेटमेंट जो थ्योरम मैंने अभी बताया आपको, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। यानी ये इसमें जैसे एक्स और वाई करके दिखा रखा है तो इसलिए लिखा है एक्स प्लस वाई इजकल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट, दीर्घवृत्त में ये 2 पॉइंट छोटे छोटे से पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। दीर्घवृत्त खंड में बना कोण न्यून कोण होता है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास अभी हमने वृत्त खंड वाला एक टॉपिक आया था शुरू में, है ना, तो वृत्त खंड मैंने ये बना लिया। अब ये हो गया इसका दीर्घ, ये हो गया लघु। तो दीर्घ वृत्त खंड में जैसे आपने इस तरफ इसी से बनाना है ना, जीवा से ही ध्यान रखना, इधर से आपने ये कोण बनाया तो ये जो कोण बनेगा ये बनेगा न्यून कोण। और दूसरा पॉइंट है इसका लघु वृत्त खंड के बारे में ना, जैसे इधर साइड अगर कोई कोण बनेगा तो वो कैसा बनेगा, फिर वो बनेगा अधिक। ये आ गया सेकंड पॉइंट जो थ्योरम में बता रहा था, वो ये स्टेटमेंट है कि लघु वृत्तखंड में बना कोण अधिक कोण होता है। तो ये लघु वृत्तखंड में देखो, इधर से जैसे ये लाइन हो रही है, इस लाइन में ये पॉइंट लगा हुआ है बीच में, सर्कल का सेंटर है ना, तो ये सेंटर से लाइन नीचे है थोड़ा। इससे आपको समझ आ रहा है कि बड़ा वाला हिस्सा ये हो गया, ये दीर्घ वृत्तखंड है, ये नीचे बचा हुआ हिस्सा कैसा है, लघु। तो लघु वृत्तखंड में जो कोण बनते हैं वो कैसे होते हैं, अधिक कोण। और दीर्घ वृत्तखंड में जो कोण बनते हैं वो कैसे होते हैं, न्यून कोण। ध्यान रखना, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछे हैं ऐसे प्रश्न। नेक्स्ट, यदि कोई स्पर्श रेखा PQ वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है तथा कोई जीवा AC हो तो वृत्त की जीवा AC द्वारा स्पर्शी के साथ बना कोण एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। बहुत बढ़िया और महत्वपूर्ण काम का टॉपिक है। इस स्टेटमेंट को भी ध्यान रखना, ये डायग्राम से ध्यान रहेंगे जितने भी मैं आपको स्टेटमेंट और थ्योरम बताता जा रहा हूँ, आपने ये डायग्राम से समझने हैं ना। ऐसे चित्र आपको मिलेंगे, प्रश्न जो आप परीक्षा में देखेंगे उसमें ऐसे चित्र मिलेंगे, तब आपको ये चीज़ें क्लियर करनी है। तो इसमें एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पर ये चित्र जो आपको दर्शाया गया है, इस चित्र में एक वृत्त है, ठीक है, उस वृत्त की एक स्पर्श रेखा बनी है। स्पर्श रेखा के बाद एक इसमें ये जीवा बनी हुई है, ठीक है, एक अन्य बनी हुई है। ये इधर साइड में अगर त्रिभुज के अंदर से वृत्त के अंदर ही समझे तो ये एक ट्रायंगल बन गया है। फिलहाल आपके समझने की जो काम की चीज़ है वो ये है कि यहाँ जो कोण बना है, ठीक है, ये कोण इधर बने कोण के समान होगा, ये समझनी है आपको बात। और इधर जो कोण बना है ये पूरा ध्यान रखना, ये पूरा कोण काउंट है, अंदर ही अंदर मत समझ लेना इतना, ठीक है। और यहाँ जो इतना कोण बना हुआ है पूरा, ये इधर वाले के बराबर बैठेगा। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और डायग्राम है, इसको आप अच्छे से समझ लें। कोई बात नहीं समझ आए फिर बताना। यहाँ बना कोण, यहाँ बने कोण के आपस में समान होंगे और ये इसके समान होगा। एकांतर, एकांतर मतलब एक के अंतर पर है ना, ये इधर वाला इधर वाले के और इधर वाला इधर वाले के समान। नेक्स्ट, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी होती हैं, समान होती हैं। इजी और सिंपल पॉइंट है। और स्पर्श रेखा संबंधी एक स्टेटमेंट है, वृत्त है कोई हमारा, बाहर एक बिंदु है, इस बिंदु से जब हम वृत्त पे स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो ये आपस में कैसी होंगी, समान। सिंपल सी बात है। जैसे मान लो यहाँ तक आपकी ये लंबाई इनकी लेंथ है, ट्रायंगल वाले कंसेप्ट से हम चाहें तो इसे प्रूव भी कर सकते हैं। ये त्रिज्या हो गई, आपस में दोनों समान है, ये कॉमन लाइन है और ये यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है ना, ऐसे ही इसमें बना हुआ, तो ये दोनों लाइनें इक्वल प्रूव कर भी सकते हैं। फिलहाल स्टेटमेंट बहुत काम का, आपको ध्यान रखना है। ये 90 डिग्री एंगल यहाँ शो कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ट्रायंगल रेडियस हैं सर्कल की, दोनों इक्वल हैं और ये लाइन जो है कॉमन है। तो ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल में जब 1 2 3 कंसेप्ट कॉमन हो गए तो इट मीन्स इनकी जो साइड कॉमन है वो भी आपस में समान हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये आप लोग स्टेटमेंट
एग्जाम्पल क्वेश्चंस वगैरह में यूज होते रहते हैं, तो इनको आप ना डायरेक्टली ऐसे ध्यान रखना, जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ इनके एग्जाम्पल बहुत सारे पूछे जाते हैं हमेशा। तो जैसे मान लो कोई एक वृत्त है, उसकी 2 छेदक रेखाएं हैं, ये क्या है, छेदक रेखाएं। तो छेदक रेखाओं में आपको ध्यान रखना है, बाहर वाले बिंदु से अंदर की तरफ आपको दूरी नापनी है, ठीक है। और दूरी जैसे कैसे नापनी है, जहाँ स्टॉप होगा वहीं तक की दूरी नपेगी। तो जैसे P से लेके दूरी नपेगी पहले A तक की, और फिर P से ही दोबारा शुरू करके दूरी नपेगी B तक की। या फिर कह लो वो बिंदु जहाँ से वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं, टच कर रही हैं, वहीं से दूरियां नापनी है आपको। तो P पर जब मान लो PV और PD ये दोनों टच कहाँ कर रही हैं, P पर, तो यहीं से आपकी डिस्टेंस नपेगी हमेशा। तो PA PB PC और PD, इनका जो PA PB और PC PD इनका जो मल्टीपल होता है, ये कैसा होता है, आपस में समान होता है। PA इंटू PB, PA इंटू PB, PC इंटू PD, इनका मल्टीपल आपस में इक्वल होता है। ऐसे ही ये सेम कंडीशन। अब इसमें क्या है, एक छेदक रेखा है और एक स्पर्श रेखा। तो PT ऊपर स्पर्श रेखा है और नीचे छेदक रेखा है। अब चूंकि यहाँ पर 2 कंसेप्ट है कि छेदक रेखा तो 2 भागों में है, PA और PB, लेकिन ये स्पर्श रेखा एक ही भाग में है, इसलिए हमें इसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ लिखा गया है PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। नेक्स्ट, ये कुछ जनरल कंसेप्ट हैं छोटे छोटे से, इनको और ध्यान रखिएगा। यदि 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, मान लो टच करते हैं ना, तो उनकी कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये समझना है आपको। तो मान लो अगर वो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करती हैं, तो 1 2 3 छोटे बड़े हैं, जैसे इस चित्र में बने हुए हैं ये, तो इस तरीके से वो रेखाएं थोड़ी सी तिरछी हो जाएंगी। यहाँ बराबर के थे तो ये सीधी बनी। सेकंड कंडीशन है कि अगर मान लो वो वृत्त एक दूसरे को टच नहीं करते, ठीक है, जैसे ये वृत्त हैं, अगर मान लो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो 1 2 3 4, तो फिर कितनी स्पर्श रेखाएं बनती है, 4, जिसमें से ये 2 जो ऊपर बनी है और नीचे बनी है, ये उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखाएं और ये तिर्यक है, ठीक है। जैसे ये चित्र में मान लो ये हो गई, एक ऊपर हो गई, ये क्रॉस में हो गई, 4 हो गई टोटल। अगर ये वृत्त एक दूसरे को मान लो, एक सेकंड, अगर ये वृत्त वही वापस, ठीक, अगर ये वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहे हो इस तरीके से, तो केवल एक स्पर्शी रेखा बनेगी, ठीक है। और अगर एक दूसरे के अंदर हुए मान लो और स्पर्श भी नहीं कर रहे हो जैसे ये, तो कोई स्पर्श रेखा नहीं बना सकते, फिर वो वैनिष्ट नहीं बना सकते, है ना, क्योंकि फिर वो एक की स्पर्श होगी तो दूसरे की छेदक हो जाएगी। और अगर बाहर वाले पे बनाई मान लो आपने यहाँ पे, तो फिर वो अंदर स्पर्श ही नहीं करेगी, ना छेदक बनेगी अंदर वाले की, ना स्पर्श बनेगी, ठीक है। इस तरीके से ये कंसेप्ट आपके वृत्त संबंधी रहते हैं। अच्छा, ये छोटी सी चीज़ें चक्रीय चतुर्भुज वगैरह के बारे में भी संबंधित है, सॉरी ये चतुर्भुज के बारे में है। चतुर्भुज के अंदर अगर आपने कोई वृत्त बनाया हुआ है तो उसमें क्या है कि इस तरीके से स्थितियाँ बनती हैं कि आमने सामने का योग जो होगा वो आपस में समान बैठेगा। तो ए बी और सी डी, इनका योग BC और CD के इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे चित्र की स्थिति में ये बहुत बार आता है ना, यहाँ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। 2 वृत्तों की स्पर्श रेखा हो, है ना, जो एक दूसरे को टच कर रहे हों, तो उनके जहाँ पर टच करने वाले बिंदु पर, जैसे ये वृत्त A पर टच कर रहा है, ये C पर कर रहा है, और ये दोनों वृत्त आपस में B पर टच कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ये आपके नहीं है कोर्स में। अब बात आती है एक्सरसाइज की, तो आपके प्रश्नावली में ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं,
एक वृत्त की त्रिज्या 5.2 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, उसके व्यास की माप बतानी है आपको। तो त्रिज्या से व्यास कैसे ज्ञात होगा, तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, d = 2r, यानी व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करके देखिएगा आप अपने आप। सेकंड क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसकी परिधि की माप ज्ञात कीजिए। तो ये चित्र बना के देख लेना। और परिधि कैसे निकलेगी, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। पाई का मान आपको बताया 22/7, r का मान आपको बताया 3 सेंटीमीटर। ठीक है। ऐसे ही आप ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा। नेक्स्ट कुछ ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आप देखिएगा, पढ़ के सॉल्व करके देखिएगा, ये आपके लिए सारे होमवर्क। ठीक है। और आप जो भी बुक हो आपकी उससे ट्राई करना। ठीक, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, बी सेफ, स्टे एट होम।